देखो हमारा टॉपिक है अब ये मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, तो उन्हीं की हम बात करेंगे, 3 मॉडल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका यानी इनका नाम है डैनियल डेविसन। डैनियल डेविसन। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू डैनियल डेविसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे लिखो लिपिड बाइलेयर, उन्होंने क्या मॉडल दिया, इज सराउंडेड बाय ग्लोबुलर प्रोटीन्स। देखो हमने इससे पहले देखा था कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर होती है और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये साइंटिस्ट इनने क्या कहा, इनने कहा ये इस तरीके से है कुछ। देखो अगर ये है ना लिपिड बाइलेयर, ये है लिपिड बाइलेयर, तो इधर इधर ऊपर जो है प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स। इस लिपिड बाइलेयर को ऐसे ग्लोबुलर फॉर्म में प्रोटीन्स इधर प्रेजेंट है और इन्हीं प्रोटीन्स से ये सराउंड की गई है, ठीक है। तो ये हो गया डैनियल डेविसन मॉडल। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से आएगा, देखो बीच में कौन आ रहा है, बीच में आ रही है लिपिड बाइलेयर और ऊपर क्या है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं किसको, लिपिड बाइलेयर को। तो इसको और क्या नाम देते हैं, ऑल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल, क्योंकि ये सैंडविच की तरह बीच में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है रॉबर्टसन, रॉबर्टसन का मॉडल। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, according to Robertson, lipid bilayer is surrounded by fibrous proteins. Lipid bilayer is surrounded by fibrous proteins. देखो इसको जरा समझने की कोशिश करो। दोनों ने बोला यहाँ पर लिपिड बाइलेयर होगी और एक ने कहा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दूसरे ने कहा फाइब्रस प्रोटीन्स, इस तरीके से कुछ। देखो ये हो गया लिपिड बाइलेयर और इस लिपिड बाइलेयर को यहाँ से ऐसे कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स है जो इनको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन प्रोटीन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इनका बस इतना ही याद रखना है, ये ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। तो इसमें क्या था, लिपिड बाइलेयर को एक फाइब्रस प्रोटीन सराउंड कर रहे, इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। अब तीसरा एक मॉडल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं फ्लूइड, यार है समझ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है किसने दिया है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये आता है एग्जाम में, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। तो कब दिया है, 1972, 1972 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था, तो उसके बाद इन्होंने ये मॉडल दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर। तो इसमें सब सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इनने भी यही कहा, यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ें खास तौर पर यहाँ पर क्या होती है, दो चीज़ें, एक हो गया लिपिड बाइलेयर और दूसरा हो गया प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन इनने किस तरीके से कहा, देखो ध्यान दो, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सेमी फ्लूइड, क्या है, सेमी फ्लूइड, एंड प्रोटीन्स कैन शो लेटरल मूवमेंट,
क्या दिखा सकते हैं, लेटरल मूवमेंट। देखो इस तरीके से समझ, यानी ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, कहा ये जो लिपिड बाइलेयर है ये क्या है, ये सेमी फ्लूइड है। क्या है, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड नेचर है इसका। और बीच में प्रोटीन्स है, बीच में भी कुछ प्रोटीन्स बीच में हैं, कुछ प्रोटीन्स ऊपर है साइड में, जिसको हमने बोला पेरिफेरल प्रोटीन्स। देखो अगर इस तरीके से है प्रोटीन तो इसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और अगर इस तरीके से है तो इसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो यही इनने कहा कि ये जो प्रोटीन्स है, ये जो प्रोटीन्स है ये क्या शो कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट। क्या कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट। ठीक है, वो लेटरल मूवमेंट यानी साइड में मूवमेंट। देखो इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये है, ये यहां पर है, ये क्या कर सकता है, ये इधर भी जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर है, वहां पर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बीच में भी हो सकते हैं इंटीग्रल, या साइड में भी हो सकते हैं दैट इज पेरिफेरल, ठीक है। या कुछ क्या हो सकते हैं, आधे यहां पर यानी इंटीग्रल होंगे और आधा थोड़ा सा उनका पार्ट क्या होगा, बाहर भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये जो प्रोटीन्स है ये क्या करेंगे, ये लेटरल मूवमेंट शो करेंगे। क्या करेंगे, लेटरल मूवमेंट शो करेंगे। यानी अब ये इधर था, अब ये इधर पहुंचेगा, ये इधर है, ये इधर भी पहुंच सकता है, यानी मूवमेंट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात, ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये जो ये मूवमेंट दिखा रहे, ये जो ये मूवमेंट दिखा रहे, इसने यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। आया समझ, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे फ्लूइडिटी, ठीक है। अब देखो इन्होंने पूरा जो इनका मॉडल है, जो आपको लर्न भी करना है 12th ये ना 11th एग्जाम के लिए, तो ऐसे आपको, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट समझा है वो ध्यान रखो। लिपिड बाइलेयर है, उसमें प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या दिखा सकते हैं, लेटरल मूवमेंट दिखा सकते हैं। इसको इन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, जैसे हमारे पास क्या होता है, सी है। क्या है, सी। सी के अंदर क्या होते हैं, वहां पर आइसबर्ग्स होते हैं। क्या होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं। तो वो आइसबर्ग्स भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, उधर इधर लगता है वो, जैसे क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो इनने कहा ऐसी कि मानो एक समंदर है, उस समंदर के अंदर क्या है, उसके अंदर है आइसबर्ग्स, ठीक है। तो ध्यान दो, तो इसमें ध्यान दो। देखो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मेम्ब्रेन इज व्यूड एज कॉसी फ्लूइड सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर in which proteins are embedded throughout the lipid bilayer। ये है आपके पास लिपिड बाइलेयर। इसमें डिफरेंट जगहों पर, मानो इधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी यहां साइड से, यानी हमारे पास लिपिड बाइलेयर है और उसको सराउंड किए हुए हैं क्या, प्रोटीन्स, ठीक है। इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। अब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यानी जो इस लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स है, ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं इन अ सी। ये इन्होंने कंपैरिजन दिया, ठीक है। मानो ये लिपिड बाइलेयर क्या, ये एक समंदर है और उस समंदर के अंदर क्या है, उसके अंदर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं इन अ सी ऑफ एक्सेस लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड इन द लिपिड बाइलेयर। समंदर के अंदर मानो इस तरीके से है कि वहां पर प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं, जिसको मैंने बोला लेटरल मूवमेंट। क्या, लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। और ये लेटरल मूवमेंट की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। देखो द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट। क्योंकि इसका ये सेमी फ्लूइड नेचर जो है, अगर ये हार्ड होता तो फिर ये जो प्रोटीन्स है, ये मूवमेंट नहीं दिखा सकते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। क्योंकि ये सेमी फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड है, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, इसके थ्रू ये प्रोटीन्स एक तरीके से मूवमेंट दिखा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट of proteins with the overall layer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity। देखो अगर आप ये पॉइंट देखोगे, ये पहला पॉइंट, बस इतना भी आप ध्यान में रखोगे, आपको ये सारा समझ आएगा। लेकिन करना है कि ये आपको लर्न करना है 11th एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर तो क्या मैंने कहा, सेमी फ्लूइड है। देखो 2-3 पॉइंट्स याद रखने, जो लिपिड बाइलेयर है वो क्या है,
उसका नेचर क्या है, सेमी फ्लूइड नेचर, ठीक है। उसके अंदर क्या एम्बेड किए हुए हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, इंटीग्रल हो सकते हैं और फिर पेरिफेरल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन्स क्या दिखाते हैं, लेटरल मूवमेंट। इस लेटरल मूवमेंट की एबिलिटी को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। आया समझ। फिर इसने कंपैरिजन किया है किसके साथ, सी के साथ और आइसबर्ग्स के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, या आया समझ। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो 3 मॉडल्स हमने पढ़े। देखो, एक हो गया ये सैंडविच मॉडल, एक हो गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एक हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। समझ आ रही है बात। अब देखो, ये जो फ्लूइड नेचर है ना, इस मतलब मैंने कहा कि ये जो फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, यही है हमारे पास, यानी इसी को हम मान के चलते हैं। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो हम मानते हैं उसका मॉडल कौन सा वाला है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन। समझ आया। अब देखो, ये फ्लूइड होना, इस सेमी फ्लूइड होना किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान दो अच्छे तरीके से। देखो, इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मेम्ब्रेन। देखो, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट देखो, फ्लूइड होने की वजह से, सेमी फ्लूइड होने की वजह से यहां पर मेम्ब्रेन के अंदर ही, विद इन मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का आपस में इंट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल, क्योंकि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मेम्ब्रेन, इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट जो कि हमें पढ़ना है आगे, फंक्शंस इसके, रोल इसका, तो ये डिफरेंट रोल्स प्ले करने में हेल्प करता है। कौन, यानी जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेमी फ्लूइड नेचर होना, यानी क्योंकि ये सेमी फ्लूइड बाइलेयर है ना, ये सेमी फ्लूइड है, ठीक है। तो उसकी वजह से, ये सेमी फ्लूइड होने की वजह से ये क्या करता है, ये क्या शो करता है, डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करता है। जैसे क्या, सेल ग्रोथ, ऐसे लिखेंगे, हेल्प्स इन फंक्शंस लाइक क्या क्या, सेल ग्रोथ। आ रहा है समझ, सेल ग्रोथ। तो इसी तरीके से सिक्रीशंस अभी मैं समझाऊंगा ये। इसी तरीके से एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, इसी तरीके से सेल डिवीजन, ठीक है। इसी सेल इंटरेक्शन तो मैंने उधर दिखाया। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये चीजें देखो मेरी बात गौर से सुनो। ये कोई हार्ड चीज है नहीं, हाँ, ये कोई हार्ड रिजिड नहीं है। देखो, अगर ये है ना सेल में, ये है मानो आपका सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है। तो जब ये इतना ही होगा, यानी मानो सेल वॉल इतना है, तो ये और ज्यादा सेल को ग्रो करने नहीं देगा। लेकिन अब अगर मानो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, अब इस सेल को बढ़ना है तो ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये सेमी फ्लूइड है, क्या है, सेमी फ्लूइड है, इस वजह से ये अपने आप को क्या कर सकता है, फैला सकता है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो वही हो गया सेल ग्रोथ, क्या, सेल ग्रोथ। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेमी फ्लूइड होने की वजह से सेल की ग्रोथ होती है। अगर ये रिजिड होता है, सख्त होता, ठीक है, हार्ड होता, तो फिर सेल की ग्रोथ मुमकिन नहीं हो पाती। समझ आया। इसी तरीके से देखो, सिक्रीशंस, अब होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो ये है, मानो आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से हमें क्या करना है, कुछ चीजें यहां पर बन गई, ग्लैंड्स होते हैं ना, डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, चलो ऐसे दिखाते हैं। ये है मानो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये अपना सिक्रीशन इधर छोड़ेगा, जो भी सिक्रीशन होगा, कुछ हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं, हार्मोन्स एक्स्ट्रा, तो बाकी चीज़ें तो वो इधर उनको डाल सकते हैं, किसके थ्रू, लेकिन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अच्छा, इसी तरीके से एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जैसे आपने देखा है, ये हो गया मानो एमीबा। अब एमीबा क्या करता है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये अपने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है, क्या करता है, एक्सटेंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके ये इस पार्टिकल को क्या लेगा, ये इस पार्टिकल को यहां से अंदर की ओर लेगा, तो इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। अब जब ये करेगा खत्म, तो जो इसका एक्सक्रीशन होगा वो भी किसके थ्रू होगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, दैट इज आल्सो ड्यू टू फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद सेल डिवीजन, देखो अभी मानो ये है, ये इसने ग्रोथ की, इस सेल ने ग्रोथ की, उसके बाद इसका क्या हो जाता है, यानी डिवाइड, इसका यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डिवाइड होगा और आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में क्या हो जाता है, पहले हमारे पास ऐसे होता है, यानी ये न्यूक्लियस आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होके 2 सेल्स बन जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, इनका आपको ज्यादा नहीं, बस ये थोड़ा थोड़ा ये करना था, ठीक है। अब है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेमी फ्लूइड होना, ठीक है, सेमी फ्लूइड नेचर होना, वो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जब हम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, यानी सेल से बाहर या सेल के अंदर, हमें सेल के बाहर भेजनी है चीजें, किसके थ्रू भेजेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें सेल के अंदर लेनी है चीजें, तो किसके थ्रू, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, ध्यान दो। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, हमारे पास क्या होता है, एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। देखो अब हमारे पास ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उनका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, किसके थ्रू, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। या अब ये जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड्स भी और लिक्विड्स भी, वो किसके थ्रू होगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो हमारे पास क्या होता है, ये है मानो कुछ सेल्स के अंदर, जैसे प्लांट सेल एक्स्ट्रा में, वहां पर होता है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। अब सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या होती है, मैंने बोला था ना, इसमें गैप्स एक्स्ट्रा होती है, ये फ्रीली परमिएबल होता है, क्या होता है, फ्रीली परमिएबल। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है, अब यहां से तो ये आएंगे, ये जो भी हमारे पास कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको अंदर यानी आना है सेल के अंदर या सेल से बाहर निकलना है। अब ये है हमारे पास लिपिड बाइलेयर। अब ये लिपिड बाइलेयर की होने की वजह से
और इसका लिपिड बाइलेयर का सेमी फ्लूइड होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अपने थ्रू जाने दे सकता है। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ बल्क ट्रांसपोर्ट। अब वो बल्क ट्रांसपोर्ट में लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स आएंगे, और चाहे वो फिर लिक्विड्स हो या फिर सॉलिड्स हो। ठीक है, ये तस्वीर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके थ्रू ये आएंगे। मानो ये है, ये इधर पहुंचा, फिर यहाँ से इसके थ्रू अंदर आएंगे। ठीक है, तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को भी ये अपने सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से अंदर आने दे सकता है। लेकिन होता कैसे है ये, जो मैं अभी बोल रहा था, क्या, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। देखो फैगोसाइटोसिस किनका होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का। किनका, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एक और होता है पिनोसाइटोसिस, ये किनका होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का। ये जो हम अभी बात कर रहे थे, जैसे ये एमीबा है, इसी को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ये इसके थ्रू लेगा ये अपने अंदर, इसको सीडोपोडिया वो जो हम पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको हम मैक्रोफाज बोलते हैं, मैक्रोफाज। ठीक है, तो किस में होता है, एमीबा के अंदर। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से इन्हीं के थ्रू क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मानो इस तरीके से है, यहाँ पर कुछ चीज़ें, तो ये क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा फोल्ड इस तरीके से, तो ये चीज़ें क्या आएंगी, अंदर आएंगी, या बाहर भेजनी है तो यहाँ पर है, इन मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजने में हेल्प करेगा कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट, जब लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें क्या क्या, सॉलिड मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, फैगोसाइटोसिस। लिक्विड मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो या इसको हम बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बाहर से जब अंदर की ओर आएगा कोई मॉलिक्यूल, एक्सोसाइटोसिस जब अंदर से बाहर जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक वर्ड्स ही। देखो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे पास कुछ आयंस है, मॉलिक्यूल्स आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, जैसे वो पहले देखते हैं मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे हमारे पास H2O हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, दीज आर मॉलिक्यूल्स। फिर आयंस, आयंस जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट यहां पर मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना है। लेकिन दीज आर स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है, देखो इधर क्या बनाकर है, ये प्रोटीन चैनल्स। हर चैनल जो है अपने अपने किसी भी पार्टिकल को, यानी उसके लिए अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। कोई भी प्रोटीन किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा, बल्कि ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर। क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर। यानी जो मैं ये समझा रहा हूं ना, ध्यान दो, ये है यहां पर लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड बाइलेयर में क्या है, एक प्रोटीन है इधर बीच में। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन चैनल कहलाएगा। क्या, प्रोटीन चैनल, ये एक चैनल एक है, जिस चैनल के थ्रू क्या होगा, बाहर कोई मॉलिक्यूल है, बाहर कोई मॉलिक्यूल है, उसको क्या लेना है, या ये आयन है, इस आयन को क्या करना है, सेल के अंदर लेना है। लेकिन सेल के अंदर अगर इस सोडियम आयन के रिसेप्टर्स, क्या, अगर इस सोडियम आयन के रिसेप्टर्स इस चैनल के ऊपर होंगे, तभी ये सोडियम आयन अंदर आ सकता है, वरना नहीं। समझ आ रही है बात। यानी ये स्पेसिफिक इन नेचर है। अगर यहां पर कोई और मॉलिक्यूल होगा तो ये इसको अंदर नहीं आने देगा। समझ आ रहा है। या कोई और आयन होगा तो ये उसको अंदर नहीं आने, क्योंकि उसको तो यानी इसको अनलॉक करने के लिए उसके पास वो रिसेप्टर्स नहीं होंगे। इसके लिए क्या होने चाहिए, यहां पर इसी के रिसेप्टर्स होने चाहिए, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, ये आ सकता है। अब इसमें देखो डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है,
स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले अगर हम लिपिड्स की बात करेंगे, लिपिड नॉन पोलर, लिपिड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर, जो इसका एंड है नॉन पोलर एंड, ठीक है, ध्यान देना। अब अगर हमारे पास लिपिड्स हैं नॉन, वो होते हैं नॉन पोलर एंड कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। देखो ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने परसों पढ़ा था, एक होता है पोलर हेड, ये हो गया पोलर हेड, ये हो गया नॉन पोलर, ठीक है। अब जो लिपिड्स होंगे, अगर कोई लिपिड होगा वो क्या कर सकता है, क्योंकि ये भी तो लिपिड ही है ना, बाइलेयर क्या है, लिपिड, तो ये अपने थ्रू इस लिपिड को क्या करेगा, अगर कोई दूसरा लिपिड का मॉलिक्यूल होगा उसको इसके थ्रू आने देगा, वो इसको रोकेगा नहीं, ठीक है। कोई लिपिड होगा वो इसके थ्रू इजीली जा सकता है, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है क्योंकि ये इसी के जैसा है। फिर हो गया दूसरा H2O यानी वाटर, वाटर। अब ध्यान देना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, देखो वाटर जो है ना, वाटर भी इस मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है, ये भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन ध्यान दो ये है मेम्ब्रेन, ये है लिपिड बाइलेयर, ये इधर है, चलो ऐसे लिखते हैं, ये है H2O के मॉलिक्यूल्स, ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको पार कर सकते हैं, कैसे करेंगे, फिर इधर जो है ना वाटर का मॉलिक्यूल, ये है देखो, ये सेल के, ये इंट्रा सेल्यूलर है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी ये क्या है, ये मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट है। अब ये जो H2O है ये क्या करेगा, ये हाई कंसंट्रेशन से, अगर यहां पर ज्यादा होगा ना और यहां पर कम, तब जाकर ये क्या करेगा, इधर की ओर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन ध्यान दो, ये तब तक इधर नहीं आ सकता है जब तक यहां पर क्या ना हो, सोल्यूट ना हो, क्या हो, सोल्यूट ना हो। अब ये सोल्यूट क्या करेगा, सोल्यूट मतलब ये एक तरीके से इसको मतलब इधर की ओर लाने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है, वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है, सोल्यूट क्रिएट करता है, समझ आ रही है बात, वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है, सोल्यूट क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा सोल्यूट क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास सोल्यूशन होता है कोई, उस सोल्यूशन में एक तो सोल्यूट है और होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट गोस वाटर और सोल्यूट हो गया जैसे सॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर कोई सोल्यूट होना चाहिए जो इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, समझ आ रही है बात। तो तब जाकर ये क्या करेगा, ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर आ सकता है। तो वाटर भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, लेकिन किसकी मदद से, सोल्यूट की मदद से। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर की मूवमेंट होती है, दैट इज ऑस्मोसिस, समझ आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से होता है फिर गैस के मॉलिक्यूल्स, क्या, गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या क्या, देखो जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वही होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लेकिन गैसेस की एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, समझ आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद देखो एक और हमारे पास होते हैं सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इसी तरीके से ग्लूकोज, इसी तरीके से फ्रक्टोज एक्स्ट्रा, ठीक है। दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं ये, पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनके लिए देखो ध्यान देना, ये है अब इंपॉर्टेंट, पहले फिर से एक बार समझा दूं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, लिपिड, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, फिर वाटर, वाटर भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें सोल्यूट चाहिए, ठीक है। तो किस प्रोसेस से होगा, ऑस्मोसिस। फिर हो गया गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, ऑक्सीजन और CO2, वो कैसे जाएंगे, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। फिर हो गया सोडियम आयंस या पोटेशियम आयंस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन सीधे ही नहीं,
सीधे ही नहीं, बल्कि इनके लिए क्या चाहिए, ये चैनल्स इन्हीं के लिए होती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन चैनल्स। ठीक है, तो ध्यान देना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है पोटेशियम, इसी तरीके से ये लो आप, ये हो गया सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, और हमारे पास जैसे ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया या डिफरेंट अदर मोल, जैसे ये क्लोरीन एक्स्ट्रा, मैग्नीशियम, तो ये डिफरेंट जो हमारे पास आयंस होंगे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। ये है लिपिड बाइलेयर, इस लिपिड बाइलेयर के बीच में क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स। इस लिपिड बाइलेयर के बीच में होंगे ऐसे प्रोटीन चैनल्स, क्या होंगे, प्रोटीन चैनल्स। जैसे एक को हम बोलते हैं, मानो ये है एक, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। समझ आ रहा है, ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ध्यान देना, यहाँ पर दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। अब मैंने क्या समझा, पहले फिर से समझो। ये वाली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये किसकी मदद से होती है, ये होती है प्रोटीन्स की मदद से। प्रोटीन्स क्या है, चैनल्स एक तरीके से होती है जिनके थ्रू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट कर सकते हैं चैनल्स की मदद से। ठीक है, अब देखो, अब ये होते हैं स्पेसिफिक, क्या होते हैं, स्पेसिफिक, यानी सोडियम वाली चैनल सोडियम को ही लेगी, मैग्नीशियम वाली चैनल मैग्नीशियम को ही लेगी। ठीक है, उसके लिए उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। अब लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से हो सकती है, क्या हो सकती है, दो तरीके से। कुछ आ रहा है समझ, दो तरीके से होगी, या तो ये एक्टिवली होगी या ये क्या होगी, पैसिवली। ये मूवमेंट कैसे होगी, या ये एक्टिव मूवमेंट होगी या ये पैसिव मूवमेंट होगी। ठीक है, अब पैसिव मूवमेंट क्या होती है, जिसमें एटीपी खर्च ना हो, जिसमें एटीपी खर्च ना हो। एक्टिव मूवमेंट क्या होती है, जिसमें एटीपी खर्च होंगे, यानी जिसमें एनर्जी लगेगी वो हो गया एक्टिव, जिसमें एटीपी नहीं लगेगी वो हो गया पैसिव। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो यहां पर एक चैनल लगी हुई है, यहां पर सोडियम ज्यादा है, ध्यान देना, और ये इसी की चैनल है सोडियम की, तो ये सोडियम क्या आएगा, यहां पर मानो कम है, यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स है, यहां पर एक, तो ये क्या आएगा, इन 3 में से एक आएगा इधर। आया समझ, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन इधर थी, इधर लो थी, तो हाई से क्या आ गया, लो की ओर। इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए इसको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ये कैसे चलता है, ये सिर्फ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चलता है सीधे ही। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, पैसिव मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पैसिव मूवमेंट। दूसरा होता है एक्टिव मूवमेंट। अब देखो, अब इधर क्या है, इधर है ज्यादा, या यहां पर ले लो ज्यादा। ठीक है, यहां पर ले लो ज्यादा। अब क्या होगा, अब इस वाले चैनल के थ्रू, ये मानो पोटेशियम और सोडियम पंप है, क्या है, पोटेशियम सोडियम या सोडियम पोटेशियम पंप है। अब क्या करना है, यहां पर ज्यादा है ना, इधर क्या है, इधर कम है, इधर मानो एक ही मॉलिक्यूल है। समझ आ रही है बात, या ले लो, चलो 3 लेते हैं इधर, 3 मॉलिक्यूल्स, 3 आयंस लेते हैं इधर, 4 आयंस लिए इधर। ज्यादा कहां पर है, इधर, कम कहां पर है, इधर। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें और चाहिए, यहां पर ऑलरेडी ज्यादा है लेकिन हमें और चाहिए सोडियम। क्या चाहिए, सेल के अंदर और सोडियम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। आया समझ, हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, किसकी फॉर्म में, एटीपी। फिर क्या होगा, ये जो कम कंसंट्रेशन वाला है ये किधर की ओर आएगा, हाई कंसंट्रेशन की ओर। यहां पर मूवमेंट कैसे होती है पैसिव में, हाई से लो। इधर कैसे होती है, लो टू हाई। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
ATP खर्च करने पड़ेंगे। फिर ये सोडियम आयंस क्या आएंगे, इधर आएंगे। आया समझ? इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल जैसे या कौन कौन से आयन, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके लिए, लेकिन याद रखो इन सबों के लिए क्या होते हैं, इन सबों के लिए अलग अलग चैनल्स होती हैं, जिनको जो क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, वो प्रोटीन्स होते हैं एक टाइप से। आया समझ? तो ये हमने देखा। अब हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे वो हो जाएंगे, चलो ऐसे यहां पर थोड़ा शॉर्ट में ये लिखते हैं। लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स वो क्या क्या हो सकते हैं, वो या तो फैगोसाइटोसिस होगी या पिनोसाइटोसिस। ये हो गया सॉलिड्स के लिए, ये हो गया लिक्विड्स के लिए। एग्जाम्पल मैंने बोला अमीबा एक्स्ट्रा। हाँ, फिर होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन। अब स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसफर होते हैं, जैसे लिपिड्स ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। फिर हो गया H2O, वो कैसे करेगा, ऑस्मोसिस। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस। क्या चाहिए उसके लिए, सोल्यूट। फिर हो गया CO2 एंड O2, वो किस तरीके से करेगा, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। फिर हो गए डिफरेंट आयंस, जिनके लिए क्या होती है, प्रोटीन चैनल्स, जैसे सोडियम आयन, फिर पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन, तो डिफरेंट आयंस होते हैं। फिर इसी तरीके से और क्या मैंने बोला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे होगी, स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स। किनके थ्रू, स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स। इसमें भी क्या होते हैं, दो तरीके, क्या क्या, एक हो गया पैसिव, एक हो गया एक्टिव। पैसिव में पहले लिखेंगे हाई टू लो कंसंट्रेशन, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें लो टू हाई, फिर इसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आया समझ? तो ये हो गया आपका रोल ऑफ मेम्ब्रेन इन ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल्स पढ़े, 3 मॉडल्स पढ़े, डैनियल डेविसन, रॉबर्टसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। डैनियल डेविसन वाले को क्या बोलते हैं, तात क्या मना, हाँ, डैनियल डेविसन मॉडल को क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। क्या, सैंडविच मॉडल। फिर हो गया दूसरा वाला रॉबर्टसन, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, उसमें होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसमें होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। फिर आ गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें मैंने क्या बोला, लिपिड बाइलेयर है, उसके बीच में क्या है, प्रोटीन्स एम्बेड करके हैं। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स क्या दिखा सकते हैं, लेटरल मूवमेंट। उस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। फिर हमने देखा क्या ये जो मेम्ब्रेन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके फ्लूइड नेचर होने की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे सेल ग्रोथ, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल इंटरेक्शन तो बोला ऊपर। इसी तरीके से फिर हमने देखा उन ट्रांसपोर्टेशन वाले को अलग से पढ़ा। अब ट्रांसपोर्टेशन में बल्क ट्रांसपोर्ट हो सकता है और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क में फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, स्पेसिफिक में फिर लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन, वाटर की, इसी तरीके से CO2 एंड O2, इसी तरीके से फिर सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोरीन आयंस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सारों की वो कैसे होगी, पैसिवली या एक्टिवली। समझ आया?
तो ये याद रखो अच्छे तरीके से। हाँ चलो।